नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 27 मार्च 2021 के प्रथम पारी में पूछे गए 40 में से 39 एग्जैक्ट जीके के सवाल, सारे सवाल एक्स्ट्रा फैक्ट सहित देखने वाले हैं। तो बने रहेगा वीडियो के एंड तक। पीडीएफ फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इससे पहले जो भी एनटीपीसी के एग्जाम हुए ऑल शिफ्ट की पीडीएफ फाइल यहाँ पर अवेलेबल है, तो जरूर ज्वाइन कर लेना। इन सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रियल और ऑथेंटिक सवाल है वो टेलीग्राम पर सेंड किए हैं। वीडियो के एंड में हमेशा की तरह कमेंट करके बताना इन 39 जीके के सवाल में से आप कितने सवाल करेक्ट कर सकते थे। और आप सभी कैंडिडेट को हैप्पी होली। वीडियो कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, जिन भी कैंडिडेट का भी एनटीपीसी का एग्जाम शेड्यूल हुआ है 6th फेज में या फिर सीबीटी फर्स्ट में अच्छा स्कोर हो रहा है, तो आप डेली एक मॉक टेस्ट सीबीटी सेकेंड के लिए लगा सकते हो। अन्य किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि ग्रुप डी हो गया, एसएससी है, बैंकिंग है, डिफेंस है, इन सभी के मॉक टेस्ट आपको एक ही पास के अंतर्गत बेस्ट ऑफर के साथ मिल रहा है। यदि आप इसमें टीटीजी के कूपन कोड अप्लाई करते हो तो आपको एक्स्ट्रा 30 रुपये का डिस्काउंट मिलने वाला है। 100+ एग्जाम्स के अनलिमिटेड मॉक टेस्ट एक ही पास के अंतर्गत आप लगा सकते हो। इस ऑफर का लाभ उठाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर एसएससी के सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट मिल रहे हैं। इसके अतिरिक्त जितने भी स्टेट लेवल एग्जाम है, यूपी पुलिस एसआई, राजस्थान पुलिस एसआई, एक ही पास के अंतर्गत सारे मॉक टेस्ट आप लगा सकते हो। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिएगा। देखिएगा आपके सामने जो पहला सवाल इस शिफ्ट का, सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य कितने किलोमीटर की दूरी है? तो 150 मिलियन किलोमीटर की डिस्टेंस है, जो कि लगभग एक एयू होता है। एयू का मतलब हो जाएगा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, जो कि सूर्य और पृथ्वी की मध्य डिस्टेंस है वो एक एयू से डिनोट किया जाता है। लगभग ये आप देख सकते हो 1.49 × 10⁻11 मीटर हो जाएगा, या फिर 150 मिलियन किलोमीटर डिस्टेंस है सूर्य और पृथ्वी के मध्य। अगला सवाल देखिएगा, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। तो ये जो आपको दिवस पूछा है यूनाइटेड नेशंस का इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन एंड गर्ल्स इन साइंस में, विज्ञान में, तो 11 फरवरी को मनाया जाता है। सबसे पहले ये दिवस मनाने की घोषणा की गई थी 22 दिसंबर 2015 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। अगला सवाल, बफर स्टॉक किससे संबंधित है? ऑप्शन में खाद्यान्न दिया हुआ था, करेक्ट हो जाएगा। बफर स्टॉक है, ये खाद्यान्न से संबंधित है। देखिए नाम से स्पष्ट है, बफर स्टॉक किया जाएगा एक ऐसी व्यवस्था है जो इमरजेंसी में काम आए। इसके अंतर्गत अच्छी फसल होने के दौरान उसका भंडारण कर दिया जाता है, खाद्यान्न का, फसल का, ताकि फसलों का मूल्य निर्धारित न्यूनतम सीमा से कम न हो और उस समय उपलब्ध कराया जा सके जब फसल अच्छी नहीं हुई हो, खराब हो गई है, तो इमरजेंसी आ गई है। तो आपातकाल स्थिति में वस्तु की कमी को भरने के लिए वस्तु का जो स्टॉक किया जाता है वही बफर स्टॉक हो जाएगा। स्पेशली ये खाद्यान्न में किया जाता है। जैसे कि ये स्टॉक करने के बाद, जैसे सरकार ने गेहूं और चावल का स्टॉक कर दिया, तो ये जो बफर स्टॉक हो जाएगा इसका उपयोग ये किया जाएगा आपात स्थिति में, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत किया जा सकता है। और बात करूं यहाँ पर मैं एफसीआई की, खाद्यान्न की बात हुई तो आपको पता होना चाहिए भारतीय खाद्य निगम जो एफसीआई है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 14 जनवरी 1965 को। देखिएगा अगला सवाल, ये ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक के ऑथर कौन है? तो स्टीफन हॉकिंग हो जाएंगे ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम बुक्स के ऑथर, जो कि सबसे पहले पब्लिश हुई थी 1988 में। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो बॉक्साइट जो और है वो हो जाएगा एल्यूमिनियम का। एग्जाम इससे पहले एनटीपीसी में एक सवाल आया था, सबसे ज्यादा बॉक्साइट का उत्पादक या फिर अग्रणी राज्य कौन सा? वो ओडिशा हो जाएगा। हेमावती जो नदी है, तो हेमावती नदी किस नदी की ट्राइब्यूटरी है? सहायक नदी है, तो ये कावेरी नदी की सहायक है हेमावती नदी। कावेरी नदी, देखिए हेमावती नदी है, ये कहाँ पर है? तो ये कर्नाटक में है, दक्षिण भारत में कर्नाटक के अंतर्गत बहती है हेमावती नदी, जो कावेरी की सहायक है। 1940 में जो व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था उसमें दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह में जो कि इसका गांधी जी के द्वारा शुरुआत की गई, महात्मा गांधी जी के द्वारा, तो सेकेंड जो सत्याग्रही थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। तो आप कहेंगे प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो प्रथम सत्याग्रही 11 अक्टूबर 1940 को गांधी जी के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही के तौर पर किसे चुना गया था? विनोबा भावे थे प्रथम सत्याग्रही। सेकेंड थे जवाहरलाल नेहरू। तीसरे बात करें तृतीय सत्याग्रही कौन थे? तो वो थे ब्रह्मदत्त थे तृतीय सत्याग्रही। और ये जो व्यक्तिगत सत्याग्रह था इसके अंतर्गत महात्मा गांधी के द्वारा चुना हुआ जो सत्याग्रही है वो पूर्व निर्धारित स्थान पर जाकर भाषण देगा, उसके बाद अपनी गिरफ्तारी है वो देता है। सबसे पहले वहां पर भाषण देगा, फिर गिरफ्तारी देगा। और इस सत्याग्रह की शुरुआत मैंने बताया महात्मा गांधी जी ने की थी, ब्रिटिश सरकार की जो युद्ध नीति है उसका विरोध करने के लिए। जो द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था उस दौरान, तो तत्कालीन वायसराय थे 1940 के समय लॉर्ड लिन लिथगो ने ये भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा के विरोध
में, ये युद्ध नीति के विरोध में 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह है वो महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरुआत की गई थी। और सेकेंड सत्याग्रह जो पूछा गया था जवाहरलाल नेहरू जी थे। राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग कौन करता है? ऑप्शन में आपको दिया गया था निर्वाचक मंडल, जो इंग्लिश में इलेक्टोरल कॉलेज है। इसके अंतर्गत आ जाएंगे संसद के दोनों सदन हैं जो लोकसभा और राज्यसभा, साथ ही साथ राज्य विधानसभाओं के केवल इन सभी की लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति चुनाव के लिए इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्य होते हैं। इसमें जो नॉमिनेटेड होते हैं जैसे कि राज्य विधानसभा, एक तो विधान परिषद सदस्य हैं, विधानसभा नहीं विधान परिषद सदस्य, साथ ही साथ राष्ट्रपति के द्वारा जो राज्यसभा में 12 मनोनीत सदस्य हैं, ये राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट नहीं डाल सकते हैं। अगला सवाल देखिएगा, कौन सी नदी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? तो पश्चिमी घाट की नदी कौन सी नहीं, ये ऑप्शन थे, इसमें ताप्ती हो जाएगा। ताप्ती का उद्गम कहाँ से होता है? मुल्ताई मध्य प्रदेश से होता है। पश्चिमी घाट से उत्पन्न होने वाली, उद्गम होने वाली जो प्रमुख नदियां हैं उसमें गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, थामीरापरणी है, तुंगभद्रा है, ये सभी पश्चिमी घाट की नदियां हो जाएगी, ताप्ती नहीं है इसमें से। हु नॉन एज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो हो करेक्ट आंसर हो जाएगा कालिदास। भारत में प्रथम बार बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो प्रथम बैंक जिसका राष्ट्रीयकरण हुआ इंडिया में वो थी आरबीआई। तो यही पूछा है, भारत में बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हुए हैं कि भारत में तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो प्राइवेट बैंकों का हुआ था 14 बैंकों का, वो 1969 में हुआ था। हालांकि यद्यपि ये 1969 ऑप्शन में नहीं था, इसलिए स्टूडेंट कंफ्यूज हुए हैं, तो 1949 करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो प्रथम बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ वो आरबीआई है, 1949 को हुआ था, सभी को पता है, 1 जनवरी 1949 को। इसके बाद जस्ट यहाँ पर 1969 को 14 प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था और फिर 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो हड़प्पा सभ्यता की बात करें, पुरातात्विक स्थल की बात करें तो ये रावी नदी के तट पर है। कौन सी नदी? रावी नदी के तट पर है हड़प्पा, जो कि पंजाब पाकिस्तान में है, जिसकी खुदाई है वो दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में की गई है। हड़प्पा में जो कब्रिस्तान मिले उसका नाम है R37 और H के चिन्ह मिले हैं। अब देखिए एग्जाम में पूछा जाता है मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? तो ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है। खोज 1922 में राखालदास बनर्जी ने की थी। देखिएगा अगला सवाल यहाँ पर किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन, जो टोटल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए हैं, गोलमेज सम्मेलन हुए हैं, तो किसने 3 जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है सभी में भाग लिया था? वो कौन भारतीय है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, साथ ही साथ तेज बहादुर सप्रू के द्वारा तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया गया था। अब देखिए एग्जाम यदि आपको पूछ ले कि जब तीनों सम्मेलन हुए थे गोलमेज सम्मेलन, उस दौरान इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड थे प्रधानमंत्री। पता होगा प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में, 22 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक लंदन में हुआ था, जहां पर कांग्रेस ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। और बात करूं यहाँ पर कौन से गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था, तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हो जाएगा जो कि 1931 लंदन में हुआ था। इसमें गांधी जी कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे और इसी के बाद दूसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद गांधी जी ने सैन्य अवज्ञा आंदोलन शुरू किया है। इस फैक्ट से एग्जाम में सवाल आया हुआ है। फिर लास्ट जो तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था इसमें भी कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, कि केवल सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में लिया था। अगला सवाल, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला कौन है? तो कल्पना चावला हो जाएगी। इससे पहले कल्पना चावला से रिलेटेड एनटीपीसी में सवाल आया था, उस स्पेस शटल का नाम क्या? तो उसका नाम है कोलंबिया स्पेस शटल से ये स्पेस में गई थी कल्पना चावला, जो कि भारतीय मूल की प्रथम अंतरिक्ष यात्री हैं। और 2003 में कल्पना चावला उन 7 क्रू मेंबर्स में से एक थी जिनकी स्पेस शटल कोलंबिया आपदा में मृत्यु हो गई थी। अगला सवाल देखिएगा, भारत में जैव विविधता अधिनियम है जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है वो कब पारित हुआ था? तो ये 2002 वाला एक्ट आपको पूछा है, 2002 करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, 91st जो एकेडमी अवार्ड है, एकेडमी अवार्ड को ऑस्कर अवार्ड भी बोला जाता है, जो कि 2019 में दिए गए थे। इसमें बेस्ट पिक्चर का अवार्ड किसे दिया गया है? बेस्ट जो फिल्म है एक 91st एकेडमी अवार्ड में जो ऑस्कर अवार्ड में दिया गया है वो ग्रीन बुक्स हो जाएगी। बेस्ट डायरेक्टर का इसी अवार्ड के तहत 2019 में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है अल्फोंसो कुरॉन को दिया गया है। बेस्ट एक्टर का रामी मलेक को, बेस्ट एक्ट्रेस का ओलिविया कॉलमैन को दिया गया है। बात करूं जो 2020 में 92nd एकेडमी अवार्ड या फिर ऑस्कर अवार्ड है, इससे एनटीपीसी में सवाल आ चुका है। 92nd एकेडमी अवार्ड में बेस्ट पिक्चर का अवार्ड दिया गया है पैरासाइट को। बाकी बेस्ट डायरेक्टर जो 2020 में 92nd एकेडमी अवार्ड में बॉन्ग जून हो को दिया गया है, पैरासाइट मूवी में इन्होंने एक्टिंग की है। बेस्ट एक्टर है जोकिन फोनिक्स है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बेस्ट एक्ट्रेस है रेनी जेल्वेगर। अगला सवाल देखिएगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई है? इजी सवाल 1951 में हुई थी, 1951 से 56 तक। इसी प्रकार सेकेंड 5 ईयर प्लान है 1956 से 61, फिर तीसरी है 61 से 66, फिर प्लान हॉलीडे आ जाता है,
मतलब चौथी है वो 66 से स्टार्ट न होकर 1969 से 1974 है। पाँचवीं 74 से 78, उसके बाद और बीच में रोलिंग प्लान है, और छठी है वो 1980 से 1985 है। और फिर जो अंतिम पंचवर्षीय योजना है वो है 2012 से 2017 है। ये 12वीं पंचवर्षीय योजना है, बहुत बार पूछा जाता है। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से कब हटाया गया था? तो संपत्ति का अधिकार है वो मूल अधिकारों से 1978 में जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था, इसी के तहत मौलिक अधिकार से ये हटाकर विधिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया है। तो अब संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है, जो किस आर्टिकल में है? अनुच्छेद 300A में है। पहले ये 44वें संविधान संशोधन से पहले ये आर्टिकल 31 और 19F के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार था। रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, यानी जो वैश्विक नवाचार सूचकांक है 2020 का जो ये इंडेक्स है, इसमें भारत की रैंक रही है 48वीं। तो वैश्विक नवाचार सूचकांक में इंडिया की रैंक 2020 में 48वीं रही है। तो आप कहेंगे प्रथम किसकी रही है? प्रथम रही है स्विट्जरलैंड की, और सबसे अंतिम स्थान पर यमन है, 131वें स्थान में यमन है, यानी 131 देशों में से भारत की रैंक है 48वीं। 2020 में वैश्विक नवाचार सूचकांक की थीम क्या है? तो थीम है हु विल फाइनेंस इनोवेशन हो जाएगी। 2019 में इससे पहले इंडिया की रैंक रही थी 52वीं रही थी, और उस समय 2019 में ये थीम थी। अगला सवाल, विवाह संविधान की किस अनुसूची का विषय है? तो विवाह है वो संविधान की कौन सी अनुसूची है? संवर्ती सूची है, इसी का विषय हो जाएगा, अनुसूची नहीं। जो आपकी सूची पूछी है संवर्ती हो जाती है, राज्य है, केंद्र है, जो संघ सूची है, इसमें से ये संवर्ती सूची का विषय हो जाएगा विवाह। देखिए मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ, संवर्ती सूची में टोटल जो 52 विषय हैं, इसमें ये मैरिज एंड डिवोर्स तलाक हैं, ये मैंने बताया हुआ है, क्रिमिनल लॉ हो जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट जो विषय हैं संवर्ती सूची में वो देख सकते हो, एविडेंस एंड ओथ हो गया। इससे पहले एनटीपीसी में आया था वन है वो कौन सी सूची का विषय है? तो वो भी संवर्ती सूची का विषय हो जाएगा। 1976 के भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन के तहत राज्य सूची से वनों को संविधान की संवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था। बाकी आप देख सकते हो ड्रग एंड पॉइजन है, ये भी संवर्ती सूची है। और फिर बात करूँ प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल है, इंडस्ट्रियल एंड लेबर डिस्प्यूट्स हैं, एजुकेशन भी आ जाता है, पोर्ट्स शिपिंग एंड नेविगेशन है, ट्रेड एंड कॉमर्स है, इलेक्ट्रिसिटी है, यहाँ से सवाल आया हुआ है। ये सभी संवर्ती सूची के विषय हैं। दुनिया का सबसे बड़ा ऊंट मेला कहाँ पर लगता है? तो लार्जेस्ट कैमल फेयर है जो विश्व का, वो पुष्कर मेला है, पुष्कर जो अजमेर राजस्थान में वहाँ पर लगता है, जिसकी शुरुआत होती है कार्तिक मंथ से कार्तिक पूर्णिमा तक ये चलता है। पहली भारतीय मूल की महिला जिनका नाम है रश्मि सामंत, तो रश्मि सामंत को फरवरी 2021 में किस विश्वविद्यालय की स्टूडेंट्स यूनियन के अध्यक्ष चुना गया है? तो ये है प्रथम भारतीय मूल की महिला जो किसी यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट यूनियन रही है, अध्यक्ष रही है, प्रेसिडेंट, जो फेब 2021 में रश्मि सामंत को चुना गया है। तो वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हो जाएगी। यद्यपि बाद में इनको इस्तीफा भी देना पड़ा था। अगला सवाल देखिएगा, दक्षिण भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में कथा के साथ अभिनय या फिर जो नृत्य किया जाता है? तो ये नाम से स्पष्ट है, कथकली है, कथा के साथ अभिनय किया जाएगा। तो कथकली की उत्पत्ति है वो केरला में 17वीं शताब्दी में हुई थी। नाम का कथकली का क्या मतलब है? एक कथा का नाटक है, और इसमें जो कथा संदर्भ है कथा के साथ अभिनय किया जाता है। तो इसका हस्त मुद्राओं एवं नृत्य नाट्यों के द्वारा अभिनय किया जाता है, न कि बोलकर, यानी कलाकार स्वयं न तो संवाद बोलता है और न ही गीत गाता है, केवल यहाँ पर हस्त मुद्राओं के माध्यम से कथकली में कथा है उसको बताया जाता है। अगला सवाल देखिएगा, यहाँ पर वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो मेन पेज रहता है वेबसाइट का, उसे होम पेज कहेंगे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो ये हो जाएगी आपकी 14वीं शताब्दी में, 1336 में हुई थी। संगम वंश के दो शासक, दो भाई हरिहर प्रथम और बुक्का राय प्रथम के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हुई थी। बौद्ध धर्म का कौन सा जो अंग है वो मूर्ति पूजा में विश्वास करता है? ये पूछा है, मूर्ति पूजा में विश्वास करने वाला बौद्ध धर्म का जो अंग है वो हो जाएगा महायान। तो महायान आपको पता होगा, हीनयान और महायान ये बौद्ध धर्म के दो संप्रदाय हैं। इनमें से मूर्ति पूजा में जो विश्वास करता है वो महायान हो जाएगा, और हीनयान है ये मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करता है। और एग्जाम में एक सवाल पूछा हुआ है, कौन सी बौद्ध संगति के अंतर्गत है बौद्ध धर्म को दो संप्रदाय हीनयान एवं महायान में विभाजित किया गया था? ये चौथी बौद्ध संगति है जो कि कनिष्क के काल में हुई थी। कश्मीर के कुंडल वन में अध्यक्ष थे वसुमित्र, उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। इसी चौथी बौद्ध
संगति में बौद्ध धर्म दो संप्रदाय में विभाजित हुआ था, जिसमें जो महायान है वो मूर्ति पूजा में विश्वास करता है। अगला सवाल देखिएगा यहाँ पर, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये 2010 करेक्ट हो जाएगा। इससे पहले एनटीपीसी में इसके रिगार्डिंग एक सवाल आया था नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट का, उसमें पूछा था वर्तमान में इस हरित प्राधिकरण अधिनियम के अध्यक्ष या चेयरमैन कौन है? तो वो हो जाएंगे आदर्श कुमार गोयल है, 6 जुलाई 2018 से कंटिन्यू, और ये एक्ट पारित हुआ था 2010 करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा यहाँ पर पूछा गया है, कौन सा आउटपुट डिवाइस है? तो कंप्यूटर का इनपुट और आउटपुट में से ये ऑप्शन थे, प्रिंटर आउटपुट है। इसके अतिरिक्त आउटपुट की बात करें, मॉनिटर है, ऑडियो स्पीकर, हेडफोन है, प्लॉटर है जो एक तरीके से प्रिंटर है, प्रोजेक्टर, जीपीएस, साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड, ये सभी आउटपुट डिवाइसेज हो जाएंगे। अर्धचालक जो सेमीकंडक्टर के रेफरेंस में एलईडी की फुल फॉर्म आपको पूछे तो लाइट इमिटिंग डायोड हो जाएगा। 18वीं शताब्दी के मध्य तक 3 प्रेसिडेंसी कौन सी थी? तो 3 प्रेसिडेंसी जो 18वीं शताब्दी के समय थी वो मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और बंगाल प्रेसिडेंसी हो जाएगी। कौन सी अदिश राशि नहीं है? तो कौन सी अदिश राशि नहीं है? इसमें से बल हो जाएगा एक सदिश है, बाकी चाल, दूरी, समय, द्रव्यमान, आयतन, ताप, कार्य, विद्युत धारा, दाब, ऊर्जा, शक्ति, ये सभी अदिश राशियां हैं। सदिश कौन सी हो जाएगी? वेग, बल, संवेग, त्वरण, विस्थापन, रेखीय संवेग, कोणीय वेग, कोणीय संवेग है, चुंबकीय आघूर्ण, चाल प्रवणता, ताप प्रवणता, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत धारा घनत्व। विद्युत धारा है अदिश और धारा घनत्व आ जाए तो वो सदिश हो जाएगी। अगला सवाल, कौन सा इसरो का प्रायोगिक उपग्रह है? तो इसरो का जो एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट है बहुत से हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको करना था, मैं आपको बता देता हूं। इसरो के जो भी प्रायोगिक उपग्रह हैं, प्रथम तो आर्यभट्ट है, एक फर्स्ट इंडियन एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट है, 1975 में लॉन्च हुआ था। रोहिणी हो जाएगा, रोहिणी सैटेलाइट RS-1 है, एप्पल है, यूथ सेट है, ऑप्शन में स्टूडेंट यूथ सेट बता रहे तो ये करेक्ट हो जाएगा। INS-1B, INS-1A, INS-1C, ये सभी प्रायोगिक उपग्रह हैं इसरो के। और आपको पूछ रहे हैं इंडिया का फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट कौन सा जो व्हीकल है, लॉन्च व्हीकल है, वो कौन सा है? प्रायोगिक लॉन्च व्हीकल, उपग्रह लॉन्च व्हीकल, वो हो जाएगा SLV-3, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3। अगला सवाल देखिएगा, आदि प्रारूप द्रुत प्रजनक रिएक्टर, इंग्लिश में बोले तो प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, वो कहाँ पर है? तो ये कलपक्कम में है, जो कि मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन कलपक्कम, वहाँ पर है ये प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर हो जाएगा, जिसकी क्षमता है 500 मेगावाट की। इसकी डिज़ाइन है वो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ने बनाई थी। फ्यूल कौन सा है ये आप देख सकते हो। अगला सवाल देखिएगा, निम्न में से सबसे कमजोर बल कौन सा है? ऑप्शन पर आधारित। तो सबसे कमजोर बल की बात करें तो प्रकृति में पाए जाने वाले जो 4 मूलभूत बल हैं उसमें से गुरुत्वाकर्षण सबसे कमजोर है। 4 फंडामेंटल फोर्स कौन से हैं? तो ये आप देख सकते हो, क्रम में बता रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत हैं, उससे वीकेस्ट है सबसे कमजोर। तो सबसे स्ट्रांग जो फोर्स है वो है नाहमी है, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स है, सबसे स्ट्रांग है। उसके बाद सेकंड आ जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय बल। फिर ये वीक न्यूक्लियर फोर्स है और चौथा यहाँ पर ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण बल, इनमें से सबसे कमजोर। अगला सवाल, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर बोला जाता है। अगला सवाल, शेविंग जो दाढ़ी बनाने के समय दर्पण का उपयोग होता है वो कौन सा होता है? तो अवतल हो जाएगा, कॉनकेव मिरर है। अब देखिए दर्पण की बात आई है तो इससे पहले एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, टॉर्च एवं गाड़ियों के हेडलाइट में या फिर जो दंत रोग विशेषज्ञ हैं वो दांतों के उपचार, बड़ी छवि देखने के लिए भी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। कॉनकेव मिरर इन सभी में यूज होता है। और जो कार का साइड मिरर है, कार के रियर व्यू मिरर है, वो उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर से बना होता है। नींबू में एक रोग होता है जिसका नाम है साइट्रस कैंकर। तो साइट्रस कैंकर रोग है वो किससे होता है? तो ये जीवाणु जनित रोग है, जीवाणु ऑप्शन था, जिसका नाम है जेंथोमोनस सिट्री बैक्टीरिया। व्हाट इज द नेम ऑफ द कमर्शियल आर्म ऑफ इसरो? तो इसरो का यहाँ पर आपको पूछा है वाणिज्यिक शाखा कौन सी है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो इसरो की कमर्शियल वाणिज्यिक शाखा कौन सी है? देखिए 2 इसरो की कमर्शियल विंग या आर्म है, एक तो एंट्रिक्स है
दूसरी है NSIL है। लेटेस्ट ये NSIL है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म है, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। ये 6 मार्च 2019 को हुआ था इसकी स्थापना। एंट्रिक्स और NSIL में इसमें अंतर क्या है? तो जो अंतरिक्ष हैं ये विदेशी कस्टमर के, जो भी फॉरेन सैटेलाइट हैं उनके साथ डील करेगा। एंट्रिक्स है विदेशी कस्टमर के उपग्रह के लिए लॉन्च व्हीकल या उपग्रह को लॉन्च से संबंधित है। और NSIL जो इंडिया में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है, इसकी एक वाणिज्यिक शाखा जो NSIL है, ये भारतीय जो उद्योग हैं उनको उच्च प्रौद्योगिकी स्थान संबंधित गतिविधि। तो ये NSIL तो भारतीय के लिए, एंट्रिक्स है विदेशी। तो विदेशी या फिर भारतीयों का रेफरेंस था, तो आप बता सकते हो इस सवाल में। अगला सवाल देखिएगा, अंतिम सवाल। हाल ही में भारतीय किस IIT संस्था के भारतीय नेवी ने नौसेना इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के पानी के नीचे के क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए एक समझौता MOU किया है? तो किस IIT और इंडियन नेवी के मध्य MOU हुआ है, किस हेतु? तो ये हुआ है नौसेना इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के जो पानी है जो नीचे के क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए, इस हेतु जो MOU हुआ है वो IIT दिल्ली और भारतीय नौसेना के मध्य हुआ है। ये हुआ है 10 फरवरी 2021 को। एक आपके रीजनिंग से सवाल था, कबड्डी है, आपको पता है बांग्लादेश का जो नेशनल गेम है वो कबड्डी है। इसी प्रकार वॉलीबॉल किस देश का नेशनल स्पोर्ट या गेम है? तो नेपाल का है वॉलीबॉल। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं सेकंड शिफ्ट के वीडियो के साथ। तो कमेंट करके बताना इन 39 में से या फिर ये जो टोटल 40 सवाल हैं आपको कितने सवाल पता थे। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों।